दोस्तों, कोई अपनी माता को मरे हुए 15-10 दिन के लिए कैसे छोड़ सकता है कि इस तरह से मतलब कीड़े पैदा हो जाएं। अब देख मूव टू हेवन ये बहुत ही प्यारी वेब सीरीज़ है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आप सिर्फ थोड़ा सा ये वीडियो देखिए, 10 मिनट के लिए देखिए बस। अगर आपने मूव टू हेवन वेब सीरीज़ अभी तक नहीं देखी तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत अच्छी चीज़ मिस कर रहे हो। आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप इस वेब सीरीज़ को नहीं देखना चाहते हैं तो भी आपको सिर्फ एक स्टोरी बता रहा हूँ, वो आपको देखनी चाहिए। इस वीडियो में मैंने वो स्टोरी आपको बड़े अच्छे से समझाई है। हम मूव टू हेवन से ट्रॉमा क्लीनिंग सर्विस के लिए आए हैं। क्या आप मिस ली योंग सुन की फैमिली से हैं जिन्होंने हमें ये लड़का मूव टू हेवन नाम की एक कंपनी से होता है। इस कंपनी का काम होता है कि कोई भी अगर व्यक्ति मर जाता है तो वहाँ उसके घर जाके ये लोग सफाई करते हैं। बुलाया था? बैंक के कोई भी कागज या कैश मिले तो सीधे हमें आकर देना, समझे? इस आदमी की माता मर चुकी है दोस्तों, और ये बंदा मतलब अभी भी पैसे के चक्कर में पड़ा हुआ है कि पैसे कहीं ये लोग चुरा के ना ले जाए सफाई के चक्कर में। सभी डॉक्यूमेंट्स और कीमती चीजों की फोटो लेकर हम एक लिस्ट बनाएंगे और फिर सब कुछ उस लिस्ट के साथ आपको दोस्तों पूरी कहानी देखते रहिएगा, एक माँ का आपको प्यार समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लोग जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं सफाई करने के लिए, वहीं पर स्मेल आना चालू कर देती है। लड़के के साथ उसका अंकल भी आया होता है जो कि नवा नवा होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता है। और वो देखता है, ये देखो बिस्तर पे कीड़ियाँ पड़ी होती हैं उसकी बॉडी की। दोस्तों, कोई अपनी माता को मरे हुए 15-10 दिन के लिए कैसे छोड़ सकता है कि इस तरह से मतलब कीड़े पैदा हो जाएं। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये वही कीड़े होते हैं जो किसी भी चीज़ को गलाते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ हो, बॉडी हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, कोई भी फूड हो, ये कीड़े ही मदद करते हैं एनवायरनमेंट को साफ़ करने में। इसके अंकल की जो तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बाहर चला जाता है खांसते उल्टी करते हुए, जो भी होता है वहाँ पे हालत किसी भी ख़राब हो जाएगी जो भी पहली बार ये सब देखेगा। दोस्तों, यह लड़का भी मतलब अभी नवा ही होता है, क्योंकि इससे पहले इसके पिताजी काम कर रहे होते हैं और ये सिर्फ करता था। पिता की मौत के बाद इस लड़के का ये भी पहला काम था और इसको ये काम अकेला ही करता है। आप देखें, एक बीमार और बूढ़ी औरत को अकेले छोड़ गए, कभी देखने भी नहीं आए कि वो जिंदा भी है या मर गई। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि वहाँ बुढ़िया अकेली ही रहती थी और उसे कोई भी देखने नहीं आता था, ना कि उसका बेटा ना ही उसकी बहू। और वो वहीं पे मर जाती है और किसी को भी पता नहीं चलता है। पता चलता है तो 2 हफ्ते बाद। यहाँ पर लड़का भी पूरा घबराया होता है, और मगर उसके पापा उसे याद आते हैं और उन्हें याद करते करते ये सारा काम मतलब वो साफ़ कर देते हैं। सफाई करते करते लड़के की नज़र दीवार पर जाती है। उसकी माँ ने अपने बेटे की तस्वीर को अच्छे से सजा के रखा हुआ था और दीवार पे चिपका के रखा हुआ था उसकी बचपन की सारी यादें। काम करने वाले लड़के का नाम गुरु होता है। गुरु ये सारी तस्वीरें इकट्ठा करके एक पीले बॉक्स में डाल के उस आदमी को दे देता है जिसकी माता मरी होती है। और लड़का और उसकी बहू तुरंत उस बक्से में झांकते हैं कि कहीं पैसे तो नहीं है, और उन्हें पासबुक मिलता है और वो खुश हो जाते हैं, मगर पैसे नहीं मिलते हैं। अब दोनों पति पत्नी नाराज़ हो जाते हैं कि बुढ़िया हमारे लिए कुछ भी छोड़ के नहीं गई। मगर गुरु कहता है कि मुझे पता है कि उन्होंने पैसे कहाँ रखे हुए हैं, और वो ले जाता है उनको। फिर गुरु चटाई को उठाता है जो कि फर्श पे बिछी होती है और उसके नीचे ही पैसे छुपाए होते हैं। अब पैसे पूरी तरह गंदे होते हैं, चटाई के नीचे पूरा ही खून खून होता है। ये बुढ़िया के मौत के कारण हो सकता है, उसका खून के कारण हो सकता है ऐसा। और वो लोग खुशी खुशी पैसा उठाते हैं, मगर दिक्कत ये थी कि अब पैसे को साफ़ कौन करेगा, साफ़ कैसे किया जाए, ये तो चलेंगे भी नहीं। तब गुरु कहता है कि मैं इनको साफ़ कर सकता हूँ, और साफ़ करने के लिए वो सारे नोट ले लेता है और इस तरफ सारा कबाड़ गाड़ी में इकट्ठा करके रख दिया जाता है। और बात रही जो इस डब्बे की, तो उसका बेटा ये कह के दे देता है कि ये भी कचरा है, ये हमारे लिए काम का नहीं है, हमें तो सिर्फ पैसे से मतलब था। मगर गुरु इसको संभाल के रखता है। मगर इसके अंकल उसको कुछ कचरे में डाल देते हैं कि उसका बेटा तो लेगा नहीं, तो गुरु क्यों रख रखा है, गुरु तो पागल है। तो वो इसको कचरे के साथ ही भेज देता है। और इधर गुरु पैसे को एक एक पैसे को नोट को साफ़ करने में लगा होता है। वो सभी नोटों को एक एक करके किसी केमिकल में डुबोता है और सारा खून साफ़ होने लगता है, और उन्हें सूखने के बाद उन्हें एक एक करके सजाता है इस तरह से। और वो हर एक नोट को बारीकी से देखता है। अब इस तरफ आ जाते हैं। अब गुरु उस डब्बे को दोबारा ढूंढने लगता है
और यहाँ पे उसे मिलता नहीं तो वो परेशान हो जाता है। पर तुम ढूंढ क्या रहे हो? मिस ली का दिल। क्या? मैंने यहाँ पर एक बॉक्स रखा था जिसमें मिस ली का दिल था। मुझे वो उनकी फैमिली को देना था, इसलिए मैंने उसे यहाँ एक बॉक्स में रखा था। अब गुरु बिल्कुल जिद पकड़ लेता है और उस कारण अंकल को बताना ही पड़ जाता है कि उसने कचरे वाले को ही वह डब्बा दे दिया। अब कचरे वाले से बात होती है तो कचरे वाला कहता है कि मैंने तो वो डब्बा आगे भेज दिया है। अब वो लोग निकल पड़ते हैं जहाँ पे कचरों का ढेर इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पे रिसाइकल होता है वहाँ पे वो लोग निकल पड़ते हैं उसको ढूंढने के लिए। हम उसको ढूंढ क्यों रहे हैं? और तो और उसकी फैमिली भी तो ये सब नहीं चाहती ना। फिर भी आखिर हम यहाँ पर ये मेहनत क्यों कर रहे हैं यार? अब उसका अंकल बिल्कुल ही थक जाता है और कहता है कि ये सब पागल हो चुके हैं और मुझे भी पागल कर देंगे। यहाँ पे गुरु को पीला डब्बा मिलता है मगर वो वैसा डब्बा नहीं होता है जो चाहिए होता है। अरे यार, मेरी पीठ। और तभी अचानक से जिसने वो डब्बा कचरे में फेंका होता है उसी के द्वारा वो डब्बा मिल भी जाता है। कमाल की बात होती है ये। मैंने ढूंढ निकाला। वो देखो, यही है वो, यही। मैंने ढूंढ लिया। गुरु उस डब्बे को पकड़ता है और फटाफट उस आदमी के पास भागने लगता है जिसकी माता मरी होती है। अब गुरु पैसा और डब्बा दोनों को लेके उस आदमी के पास जाता है जिसकी माता मरी होती है। मैं पता नहीं कितना सारा पैसा खर्च किए होंगे। ये क्या है? अब मिस ली योंग सुन कभी भी कोई फिजूल खर्ची नहीं करती थी। मतलब? उन्होंने खुद पर कभी पैसे खर्च नहीं किए। मिस ली योंग सुन मंडे से लेकर अब आदमी को मरने का दुख नहीं होता है, उसकी माता मर चुकी होती है, उसका मरने का दुख नहीं, वो पैसे का दुख होता है कि इतने सारे पैसे उसने कहाँ कहाँ खर्च किए होंगे। मगर उसे गुरु बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने अपने लिए कभी भी पैसा खर्च नहीं किया। क्योंकि मिस ली के घर से बैंक की सैंगडोंग वाली ब्रांच सबसे ज्यादा नजदीक तक उन्होंने कुल मिलाकर 123 बार अपने अकाउंट से 50,000 वॉन निकाले थे और ये पूरी 123 रसीदें हमें उनके बिस्तर के नीचे से मिली। पैसे निकालने के बाद वो हमेशा बैंक के फोन से एक नंबर पे फोन करती थी, जो नंबर ये है। हेलो, कौन बोल रहा है? पैसे निकालने के बाद वो हर बार एक नंबर पे फ़ोन करती थी। वो नंबर किसी और का नहीं होता है, वो उसके बेटे का ही होता है। और उसके बेटे की आवाज़ आपने सुनी। अब वो उस बेटे को पता चलता है तो देखिए उसका रिएक्शन देखिए आप। बार बार कॉल करके परेशान मत करो। मैंने ये सब बातें पूछी क्या तुमसे? बेकार में टाइम वेस्ट मत करो। चलो फटाफट पैसे निकालो। कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि वो अपने रिश्ते ही ना पहचान पाए। इसको सिर्फ पैसे ही चाहिए भाई को। मैं आपको कुछ और भी देना चाहता हूँ। मिस्टर पार्क, आप मिस ली के इकलौते बेटे हैं, उनके इकलौते वारिस हैं, इसलिए आपको मेरे साथ चलना ही होगा। ये लड़के, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दो मेरे पैसे दो। मगर गुरु उसे पैसे देने से इनकार कर देता है और वो भागने लगता है। और भागते भागते वो एक दुकान के पास रुक जाता है। तेरी इतनी हिम्मत, साले मेरा पैसा लेके भाग रहा है, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। पैसे निकाल। अब आदमी गुरु से पैसे मांगने लगता है मगर गुरु कहता है कि नहीं, ये मिस्टर पार्क के सूट के पैसे के लिए हैं। पैसे मिस्टर पार्क के सूट के अरे लिए। तो उसको पैसे दे दो ना। पैसे कैसे नहीं देगा? ये पैसे मिस्टर पार्क के सूट के लिए, मैं नहीं दूंगा। मिस्टर पार्क, यहाँ पे कहानी में बदलाव आ जाता है और मिस्टर पाकचुल का नाम सुनते ही दुकान के अंदर वाला इंसान बोलता है कि क्या आप ही हैं मिस्टर पाकचुल? आप ही मिस्टर पार्क छोरू हैं ना? है तो आपकी आंखें तो बिल्कुल आपकी माँ जैसी हैं। अब आदमी सोच में पड़ जाता है कि ये दुकान वाला मेरी माता को कैसे जानता था। और दुकान वाला उसकी माता के बारे में बताना चालू करता है कि इनकी माता को एक सूट पसंद आ गया था और वो उस सूट को हमेशा देखती थी। क्या आपको सूट पसंद आया? हस्बैंड के लिए? मेरे बेटे के लिए। उसका नाम पाक चुलू है। अब आपको समझ आ गया होगा कि गुरु क्यों कह रहा था कि ये मिस्टर पाकचुल के पैसे हैं, सूट के पैसे हैं, सॉरी। आखिर है कितने का? कीमत तो ज्यादा है पर डिस्काउंट दे दूंगा, फिक्र मत कीजिए। आपको ये सूट बहुत सही कीमत पर दे दूंगा। बहुत ही अच्छा सूट है। सूट बहुत ही महंगा होता है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है मगर दुकानदार उसे अच्छी कीमत पर देने का वादा करता है। ये सूट किसी को मत बेचिएगा, ठीक है? मैं इसे कल ले जाऊंगी, मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैं बैंक
से पैसे लेकर आऊंगी। ठीक है, मैं नहीं बेचूंगा। वादा मत भूलिएगा, मैं बहुत जल्द ही अपने बेटे के साथ आऊंगी। मेरे ख्याल से तुम्हारी माँ बस तुम्हें इस सूट में देखना चाहती थी। फिर आदमी बोलता है कि अब तो मेरी माँ मर गई है, अब मैं चाहे इस पैसों को जैसे मर्जी यूज़ करूँ। फिर गुरु की फ्रेंड बोलती है कि गुरु अब इनको पैसे दे देने चाहिए, मगर गुरु का काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। वह उसी डब्बे को उस आदमी के आगे खड़ा कर देता है जिसमें उसकी माता का दिल होता है। ये देख कर के आदमी और भी गुस्से में आ जाता है। साले हरामी, दिमाग खराब कर दिया। ये सब लाके हीरो बनना चाहता है। पिक्चर चल रही है, नहीं चाहिए मुझे, फेंक दो ये सब, नहीं देखना है मुझे, मेरे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। डब्बे को छीन के हुए नीचे फेंक देता है और लात लात मारने लगता है। फिर अचानक से उसकी नज़र पड़ती है और उसे एक बात याद आती है। ये वही कपड़ा होता है जो उसने अपनी माता को गिफ्ट में दिया होता है। ये क्या? माने से खोला नहीं? ये भी वैसा का वैसा ही है। ये बात तब की होती है जब उसके बेटे की नई नौकरी लगी होती है और उसे पहली सैलरी मिली होती है। वह अपनी माता के लिए कपड़ा लेके आता है और ये कपड़ा कोई ऐसा वैसा नहीं होता है, बहुत महंगा होता है और टीवी में इसकी ऐड भी आती है, जिसे देखकर उसकी माता बिल्कुल ही खुश हो जाती है और कहती है मैं इसे कभी पहन नहीं सकती। मुझे पता है बहुत महंगा होगा, टीवी पर इसे तो मैं हमेशा संभाल के रखना चाहूंगी। मैं तो तुम्हारे लिए आज तक एक सूट भी नहीं खरीद पाई। वो गिफ्ट को देखकर इतना खुश हो जाती है, कहती है कि ये मैं कभी पहन ही नहीं सकती। समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर इसे कैसे पहनूंगी। इतना क्यों सोच रही हो माँ? क्या चाहती हो, मैं इसे फेंक दूं? मैंने ऐसा कब कहा? मैं जरूर पहनूंगी, इसे तो मैं मरते दम तक पहनूंगी। हम में से अधिक लोग यही करते हैं, कोई भी नया कपड़ा दिलाता है और हम उस नए कपड़े को तुरंत पाके, मगर एक मम्मी ही होती है जो इस चीज़ को कीमती समझती है। अच्छा बेटा, मैं तुम्हें इस बार सर्दियों में एक बहुत अच्छा सूट दिलवाऊंगी और इसके लिए मुझे किसी से उधार लेना पड़ा तो वो भी ले लूंगी। दोस्तों याद रखना, तब से और अब तक वह उसको सूट दिलाने में ही पैसे जुटा रही होती है। एक माँ अपने बेटे को गिफ्ट देने के लिए प्यारा है। पैसे निकाल रही होती है बहुत सुंदर। और उसकी माता ने अपने बेटे के दिए हुए गिफ्ट के डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि ये मेरे बेटे का पहली सैलरी से मुझे दिया गया और डेट और तारीख लिखी होती है। ये देखकर उसका बेटा ये आपने क्या फूट किया? फूट कर रोने लगता है ऐसे क्यों किया? कि बेवकूफ़ औरत, मेरे साथ तुमने ऐसे कभी इसे पाया ही नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया। दोस्तों ये थी कहानी। इतना प्यार करने वाला बेटा आखिर इतना कैसे बदल गया और इतना सख्त कैसे हुआ, और इतना सख्त होने के बावजूद फिर दोबारा रोने लगता है सिर्फ एक माँ के प्यार के कारण। वो अपनी माता को दिए हुए गिफ्ट को गले से लगाकर और पैसे हाथ में लेकर रोने लगता है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी है बताइए। दोस्तों इस वेब सीरीज़ को अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों उस माता की सिर्फ यही इच्छा होती है कि वो अपने बेटे को एक गिफ्ट दे सके, क्योंकि उसको उसके बेटे ने गिफ्ट दिया था तो उसने कुछ भी आज तक नहीं दिया था। उसकी आखिरी ख्वाहिश होती है, और जबकि उसका बेटा उसके पास होता भी नहीं है। ये देखो, मुझे सूट में सामने की तरफ बिल्कुल ऐसा ही डिजाइन चाहिए और सामने की तरफ एक सही पॉकेट भी चाहिए। मुझे सूट बिल्कुल नेवी यूनिफॉर्म जैसा चाहिए। मेरे ख्याल में ऐसा कोई सूट मेरे बेटे के ऊपर बहुत जचेगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको लाइक और शेयर जरूर करना है, और मेरी वीडियो वायरल नहीं होगी इसलिए आपको शेयर करना है। अब आखिरी सवाल ये आता है कि गुरु को ये सब कैसे पता चलता है। गुरु को ये सब पता चलता है जब वो नोट साफ कर रहा होता है। जब उसकी माता ने पैसे निकाले होते हैं तब उसकी माता ने अपने बेटे की याद में कुछ न कुछ लिखा होता है कि आज मैं यहाँ गई, आज मैं अपने बेटे के लिए ये करूँगी, जबकि उसका बेटा उसके पास नहीं होता है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं मैं आपको सीधा सीधा लिंक दे दूँगा, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, और एक ही जिप फाइल होगी। ये नहीं कि आपको 10 एपिसोड है तो 10 के 10 आपको दोबारा साइट विजिट करनी पड़ेगी ना। ठीक है, जितना आसान हो सके उतनी आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं।